भारत में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन क्या हर अमीर इंसान को वो इज्जत, वो सम्मान मिलता है? नहीं। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जो 100 बिलियन डॉलर के साम्राज्य का मालिक तो था, पर उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। यही बात हमें आज समझनी है। रतन टाटा की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि असली ग्रेटनेस, असली सफलता पैसे में नहीं, चरित्र में होती है। जरा सोचिए, एक तरफ 100 बिलियन डॉलर का एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अपनी गाड़ी खुद चलाता था, आम लोगों की तरह लाइनों में खड़ा होता था और यहाँ तक कि आवारा जानवरों की भी देखभाल करता था। ये एक अजीब सा विरोधाभास लगता है ना? इतनी बड़ी ताकत और इतनी जबरदस्त सादगी, यही थे रतन टाटा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा अनोखा चरित्र बना कैसे? मतलब कोई इंसान इतना अमीर होकर भी इतना जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है? चलिए इसकी जड़ें उनके बचपन में ढूंढते हैं। देखिए, 1937 में उनका जन्म तो भारत के सबसे प्रभावशाली टाटा परिवार में हुआ था। सब कुछ था, लेकिन जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। इसके बाद उनका बचपन अपनी दादी की देखरेख में गुजरा। सोचिए, एक बड़ा घर, एक बड़ा नाम, लेकिन अंदर एक अकेलापन, एक खामोशी थी। और इसी अकेलेपन का नतीजा ये हुआ कि वो एक बहुत ही शांत और शर्मीले, मतलब इंट्रोवर्ट बच्चे बन गए। उन्हें शोर शराबे से ज्यादा मशीनों, डिजाइन्स और मॉडल हवाई जहाज़ों में सुकून मिलता था। शायद शायद यहीं से वो बीज पड़ा था जिसने उन्हें बाद में पूरे देश को एक नई उड़ान देने का सपना दिखाया। तो बचपन तो ऐसा भी था, लेकिन अब बारी थी असली दुनिया का सामना करने की। किताबी ज्ञान तो था, पर अब उनके किरदार को असलियत की आग में तपना था। आप सोच रहे होंगे कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़कर जब वो 1962 में भारत आए तो उन्हें सीधा एक बड़ा सा केबिन, एक कॉर्नर ऑफिस मिला होगा। बिल्कुल नहीं। उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील की फैक्ट्री के फ्लोर पर थी, मजदूरों के साथ। उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने वहां चूना पत्थर ढोया, कोयला फावड़े से उठाया। मतलब ये उनकी असली ट्रेनिंग थी, असली एमबीए। उन्होंने जमीन पर रहकर सीखा कि लीडर बनने से पहले एक वर्कर की जिंदगी को समझना कितना जरूरी है। लेकिन देखिए, जिंदगी की कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती। 1970 के दशक में उन्हें अपनी पहली बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। एक डूबती हुई कंपनी थी, नेल्को। उन्होंने उसे बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उस वक्त की देश की इकोनॉमी इतनी खराब थी कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये एक बहुत कड़वी पर उतनी ही जरूरी सीख थी कि कभी-कभी आपकी स्ट्रैटेजी तो सही होती है, पर टाइमिंग गलत हो जाती है। और शायद यहीं उन्होंने सीखा कि असली लीडर वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हारकर दोबारा खड़ा होता है। फिर आया साल 1991, जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। पर ये कुर्सी फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज थी। ग्रुप के अंदर ही बड़े बड़े दिग्गज थे जो उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो ग्रुप के भविष्य के लिए जरूरी था। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त किसी को पसंद नहीं आए। जैसे एक रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी ताकि नए लोगों को मौका मिले, और सभी कंपनियों को एक टाटा ब्रांड के नीचे ले आए। लोगों ने बहुत विरोध किया, पर वो अपने विजन पर टिके रहे। तो घर के अंदर की लड़ाइयां जीतने के बाद अब उनकी नजरें दुनिया पर थीं। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक इंडियन कंपनी ना रहे, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बने। और इस सपने को उन्होंने सच कर दिखाया। एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। पहले ब्रिटेन की मशहूर टेटली चाय को खरीदा, फिर यूरोप की विशाल स्टील कंपनी कोरस पर कब्जा किया, और फिर वो कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। घाटे में डूबी लग्जरी कार कंपनी जागुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। उस वक्त लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन रतन टाटा ने कुछ ही सालों में जेएलआर को एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बना दिया। तो पूरे दुनिया में टाटा का डंका बज रहा था। लेकिन अब उनका ध्यान वापस अपने देश पर, भारत के आम आदमी के एक छोटे से सपने पर आया। कहते हैं, एक दिन वो बारिश में कहीं जा रहे थे और उन्होंने एक स्कूटर पर एक पूरे परिवार को, पति, पत्नी, बच्चे, भीगते हुए, मुश्किल से बैलेंस बनाते हुए देखा। बस वही एक पल था जिसने एक बहुत बड़े सपने को जन्म दिया। एक ऐसी कार जो हर हिंदुस्तानी खरीद सके, जो सुरक्षित हो। 1 लाख की कार का सपना। हाँ, ये बात सच है कि टाटा नैनो बिजनेस के लिहाज से एक बड़ी सक्सेस नहीं बन पाई, लेकिन पैसों से परे ये एक इमोशनल सक्सेस थी। ये कार इस बात का सबूत थी कि रतन टाटा के लिए बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था। उनके लिए बिजनेस का मतलब था इम्पैक्ट डालना, लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना।
और यही इम्पैक्ट हमें उनकी विरासत के सबसे ज़रूरी हिस्से तक ले आता है, जो पैसे से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ा है, और वो है उनकी इंसानियत। ये बात जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप का मालिक कौन है। कंपनी का 66% हिस्सा, यानी 2/3 से भी ज़्यादा, चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है, उसका 2/3 हिस्सा वापस समाज के पास जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए। ये कोई दान नहीं है, ये टाटा के काम करने का तरीका है। उनकी इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत शायद हमें 26/11 के मुंबई हमलों के वक्त मिला। जब ताज होटल पे हमला हुआ तो उन्होंने सिर्फ टूटी हुई इमारत को नहीं बनवाया, उन्होंने उस हमले में प्रभावित हुए हर एक कर्मचारी और उनके परिवार से पर्सनली मुलाकात की, और सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका इलाज, उनकी नौकरी, पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाई। तो रतन टाटा की जिंदगी से हमें पहला सबक क्या मिलता है? वो ये है कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। नैनो का सपना हो या 26/11 के पीड़ितों की मदद, उन्होंने बार बार साबित किया कि असली सफलता सेवा करने में है। दूसरा सबक कि लोग आपका बैंक बैलेंस शायद याद ना रखें, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनके साथ बर्ताव कैसा किया। आज कोई रतन टाटा को उनके पैसों के लिए याद नहीं करता, लोग उन्हें उनकी विनम्रता, उनकी दयालुता के लिए याद करते हैं। असल में उनका कैरेक्टर ही उनकी असली नेटवर्थ है। और तीसरा और बहुत जरूरी सबक, जो लोग दूर का सोचते हैं वो आज की तालियों या गालियों से अपना रास्ता नहीं बदलते। जब उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, लोगों ने आलोचना की। जब उन्होंने कड़े फैसले लिए, लोगों ने विरोध किया। पर वो इस शोर शराबे से परेशान नहीं हुए, उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहा। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? उनकी एक बात है जो शायद उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को बता देती है। वो कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। सोचिए, जगुआर लैंड रोवर को खरीदना कितना बड़ा रिस्क था, पर उन्होंने फैसला लिया और फिर अपनी मेहनत से उसे सही साबित करके दिखाया। ये दिखाता है कि उन्हें अपने काम पर कितना गहरा यकीन था। तो एक शर्मीला लड़का जिसने बचपन में अकेलापन देखा, जिसने नाकामियां झेली, जिसने आलोचना सही, वो आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम बन गया। तो उनकी असली दौलत क्या थी? उनका बैंक बैलेंस नहीं, उनका चरित्र। और शायद असली अमीरी इसी को कहते हैं।